भाजपा के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी से मंत्रालय क्यों लिया गया या उनको मंत्री पद से क्यों हटाया गया, इस सवाल का सही जवाब तो नहीं मिल पाया अभी तक। लेकिन एक बार उन्होंने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखिए जिसमें ये तमाम जानकारी मिलेगी इसके मुताबिक। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। इसलिए ये गठबंधन नहीं बल्कि शुद्ध रूप से जनता को ठगने का ठगबंधन है। दोस्तों, इन्हें आप सब जानते हैं। ये हैं भाजपा के कद्दावर नेता मुख्तार अब्बास नकवी। 2 दिन पहले ये रामपुर में थे। आप सब जानते हैं कि रामपुर इनकी कर्मभूमि है। इनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत रामपुर से हुई थी। बात 1998 की है, जब बीजेपी के टिकट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के नवाब ख़ानदान की बहू नूर बानो को हराकर नाम कमाया था तथा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री पद प्राप्त किया था। आज भाजपा के कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है, उनकी गिनती होती है, लेकिन कोई मंत्री पद उनके पास में नहीं है। एक जब उनके पास में मंत्री पद अभी आखिरी रह गया था तो वो भी उनसे हटा दिया गया है। अब वो बिना मंत्री के नेता हैं, लेकिन उनका कद आज भी बरकरार है। जब उनसे ये कहा गया था, पूछा गया था, पत्रकारों ने सवाल किए थे कि आपको जो है क्यों मंत्री पद आपसे हटा दिया गया, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। बात आई गई हो गई, लेकिन बहरहाल उनका मुकाम जो है वो आज भी यहीं पर है। उनकी वाणी बहुत मीठी है। वो जब भी बात करते हैं, विपक्ष के ऊपर वार करते हैं तो कटाक्ष के रूप में वार करते हैं, शायरी के रूप में वार करते हैं। जैसे कि यूपीए को उल्टा पुल्टा कहते हैं। अभी जो गठबंधन हुआ है तो उसको उन्होंने ठगबंधन कहा है। इसके अलावा इंडिया पर भी उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हैं, कमेंट्स किए हैं। 2 दिन पहले वो जब यहाँ रामपुर में थे तो उन्होंने जो बयान दिया वो तो मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी आज न केवल उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। नकवी का जन्म 5 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद में हुआ, जिसे प्रयागराज कहते हैं। मास कम्युनिकेशन से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद मीडिया एवं कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। मुख्तार अब्बास नकवी के राजनीतिक सफ़र की सही शुरुआत 1998 से हुई, जब नकवी ने बीजेपी के टिकट पर रामपुर नवाब ख़ानदान की बहू बेगम नूर बानो को लोकसभा चुनाव में हराकर नाम कमाया। तो नकवी छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे। 1975 में आपातकाल के दौरान चले आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं तथा 1975 से 1977 तक जेल भी काट चुके हैं। उस ज़माने के मशहूर राजनीतिज्ञ राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, उनके भी काफ़ी करीबी रहे हैं। 1978 से 1979 में जनता पार्टी की युवा एक इकाई थी कि उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1992 से 1997 तक नकवी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे। 1998 से 1999 में पहली बार रामपुर से 12वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। नकवी के जीवन का यही एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से उन्होंने शानदार राजनीतिक पारी खेली और शुरुआत की। आज देखा जाए तो वो राजनीति के शिखर पर हैं। रामपुर से आज़ादी के बाद सबसे पहले लोकसभा चुनाव भी बाहर से आए मौलाना आज़ाद जीते थे। उस समय नेहरू कैबिनेट में उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की कैबिनेट में रामपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला दूसरा गौरव नकवी को प्राप्त हुआ। 1998 में जब वो रामपुर से लोकसभा चुनाव जीते, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद पर नकवी को सुशोभित किया था। अब मोदी सरकार में स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री भी बनाए गए तथा बाद में प्रमोशन पाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त किया था। नकवी आज तक रामपुर को नहीं भूले, जबकि वो एक बार रामपुर से सिर्फ जीते। कई नेता रामपुर से आए और चुनाव लड़ा और यहाँ पे भूल भाल के रामपुर को चले गए वो, लेकिन आज तक रामपुर से जुड़े हैं। हारने के बाद भी उन्होंने रामपुर की ओर हमेशा ध्यान दिया है और रामपुर के लोगों से हमेशा उन्होंने अपने ताल्लुकात अच्छे करके बना के रखे हैं। और शायद वो उस बात को, उस एहसान को अभी तक नहीं भूले हैं जो 1998 में रामपुर की जनता ने उनको जिताकर लोकसभा में भेजा था। रामपुर को आज तक उन्होंने नहीं छोड़ा। रामपुर ज़िले के सभी धर्मों के लोगों से उनके अच्छे मनासिम ताल्लुकात हैं।
और सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। सभी धर्मों का वो स्वागत करते हुए जनता के लिए निस्वार्थ भावना से हमेशा काम करते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी राजनीतिज्ञ होने के अलावा एक लेखक भी हैं। उनकी 3 पुस्तकें स्याह 1991 में, दंगा 1998 में और वैशाली 2007 में छप चुकी हैं। 2 दिन पहले दोस्तों वो रामपुर में थे। आजकल जो मामला पूरे देश के अंदर में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं। रामपुर में पत्रकारों ने उनसे कई मुद्दों पर, कई मसलों पर सवाल किए, जिसके बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। सुनिए यहाँ उन्होंने क्या कुछ कहा पत्रकारों के सवालों पर। कुछ ऐसी ताकतें हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ताकतें हैं जो कहीं न कहीं से सुपारी लेकर के और देश के सौहार्द के ताने बाने को तार तार करने की षड्यंत्र और साजिशें करते हैं। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और मैं तो ऐसे जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनके लिए तो योगी मॉडल बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि देश के सुशासन के लिए मोदी मॉडल और देश के और समाज की सुरक्षा के लिए योगी मॉडल, यही आज जो है वो देश की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो लोग कि देश के सौहार्द को, देश के लोगों की सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यूपीए जब एनपीए बन गया, यानी कि यूपीए जो उल्टा पुल्टा अलायंस था, जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया तो नए चोले में पुराना खेला करने उतर पड़े हैं ये लोग। अब इनको ये बात भी अच्छी तरह मालूम है कि आज जो इनकी पुरानी दिवालिया छवि है, उस छवि जो है वो कुछ पुराने पार्टनर को तैयार करके अपने साथ ले करके और नई दुकान खोलने से वो छवि में जो छल की छवि है उसमें छेद नहीं कर सकते। इसलिए ये गठबंधन नहीं बल्कि शुद्ध रूप से जनता को ठगने का ठगबंधन है। और मोदी जी के काम की गिनती ने इस कुनबे का गणित बिगाड़ दिया है। और इसीलिए आपने देखा कि पहले जब यूपीए एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, तो उसमें इंडिया भी बनाया तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े इनका इंडिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अखंड भारत, ये लोगों के बीच का मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट का, पहला मौका है कि पार्लियामेंट में, संसद में सरकार कह रही है आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, चर्चा करो, और ये चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि ये हिट एंड रन के बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं। और इसलिए जो है वो जब इस तरह के खिलाड़ी लोग मैदान में होते हैं तो उनकी स्थिति अनाड़ी जैसी हो जाती है। आप समझिए, ये तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये शुद्ध रूप से बहाना है। और ये बहाना जो है वो इस बात का है कि इनके पास न तर्क है न तथ्य है। और ये बात जानते हैं कि अगर मणिपुर पे चर्चा हुई तो निश्चित तौर से कई ऐसे षड्यंत्रकारी चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने कि आग में घी डालने का काम किया है, मरहम लोगों के लगाने का काम नहीं किया। देखिए, एक चीज़ सबको समझने की ज़रूरत है, हम तो योगी आदित्यनाथ जी के बयान के साथ हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत को करेक्ट करने का समय है। और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है, बल्कि उन विदेशी आक्रमणकारियों की है जिन्होंने कि तमाम ऐसे धार्मिक स्थलों को बेदर्दी और बेशर्मी के साथ ध्वस्त किया, लूटा। और इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है और समाज के सभी वर्गों को और ख़ासतौर से भारतीय मुसलमानों को इस दिशा में आगे। जब उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी एचएम को लेकर यानी हिंदू मुसलमानों को खेला करके आगे बढ़ना चाहती है, इस पर आपका क्या कहना है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि सबसे पहले इस काम में जो सबसे खिलाड़ी है वो तो कांग्रेस पार्टी है। हमेशा उसने जो है वो सांप्रदायिक आधार पर वोटों की ठेकेदारी और भागीदारी की। अब उनके सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी जो है वो समावेशी विकास की हिस्सेदारी से ध्वस्त हुई है, ये बात देश जानता है। और इसलिए वो लोग जो लोग कि जिनका कि सांप्रदायिक वोटों का ठौर ठिकाना था,
वो जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव का मुद्दा समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण है, सुशासन है, और उसी आधार पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2024 का चुनाव होगा। और 24 के चुनाव में भी ये जो 24-26 खिलाड़ी हैं वो चारों खाने चित होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज़ है जिसमें खिलाड़ी, जिसमें जो पायलट है वो तो खिलाड़ी है और पैसेंजर जो है वो अनाड़ी हैं। और कहीं कहीं पे जो है वो पायलट भी अनाड़ी होता है और पैसेंजर ही खिलाड़ी हो जाता है। तो ये जहाज़ जो है, ऐसा जहाज़ जो है या तो इमरजेंसी लैंडिंग करता है या क्रैश लैंडिंग कर जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।